देखो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन हो गया था, इसमें फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो निकालना भी सिखा दिया था। बोलो फिनोटाइप रेशियो कितना है? 9:3:1। जीनोटाइप रेशियो बताओ। 1:1, 2:4:1:1। ठीक है, ठीक है, किसी भी तरीके से इसको याद रखो। एक लाइन तुम लोगों ने लास्ट क्लास में मुझे लिखने नहीं दिया, वो है, एक बार देखो जो चार्ट बनाया था ना 2 जीन का, जो चार्ट बनाया था, ठीक है, उसमें बताओ मुझे नंबर ऑफ जीनोटाइप और नंबर ऑफ फिनोटाइप है कितना, बताओ मुझे। बोलो नंबर ऑफ जीनोटाइप गिनो, नंबर ऑफ फिनोटाइप गिनो। जो लास्ट क्लास में एक बॉक्स हुआ था ना, याद है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन का, एक बार वो बॉक्स को उल्टाओ, उसमें देखो जीनोटाइप जैसे निकाला जाता है उसका जो प्रोसेस बताया था मैंने, उसमें जीनोटाइप में कितना लिखा था, कितना है? नंबर ऑफ जीनोटाइप में गिन के देखो 9 आएगा, ठीक है, 9 आएगा। फिनोटाइप में कितना आएगा? फिनोटाइप में 4 ही तो आ सकता है, या तो राउंड येलो आएगा, नहीं तो राउंड ग्रीन आएगा, नहीं तो रिंकल येलो आएगा, और नहीं तो लास्ट में रिंकल ग्रीन आएगा, यही तो आएगा। तो फिनोटिपिकली कितना है? ये 4 है। नंबर ऑफ जीनोटाइप अगर क्वेश्चन में पूछता है आंसर होगा 9। नंबर ऑफ फिनोटाइप अगर पूछता है नंबर होगा 4। किसके लिए? सेकेंड जीन के लिए, 2 जीन के लिए, सेकेंड जीन नहीं, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन के लिए। लेकिन इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन में हमने क्या सीखा था? 1 जीन में अगर नंबर ऑफ जीनोटाइप पूछा तुम्हें, जीनोटाइप में क्या क्या आता है देखो तो, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, यही तो आया था जीनोटाइप में। कितना टाइप का जीनोटाइप आया है? 1, 2, 3 टाइप का। नंबर ऑफ जीनोटाइप फॉर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए होगा नंबर ऑफ जीनोटाइप 3। नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना होगा? नंबर ऑफ फिनोटाइप में मुझे बताओ, ये दोनों में, ये तीनों को क्या देखते हो? बाहर से कैसे देखते हो? और इसको कैसे देखते हो? डोवार्फ। तो कितना टाइप का होगा? फिनोटाइप 2। ठीक है, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो नंबर ऑफ फिनोटाइप 2 है, नंबर ऑफ जीनोटाइप 3 है। लेकिन अगर ये 2 जीन का है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन का है, तो यहाँ पे जीनोटाइप का नंबर होगा 9 और फिनोटाइप का नंबर होगा 4। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, चलो देखो नेक्स्ट आज का क्लास शुरू करते हैं। नहीं हुआ था? लिखो जल्दी लिखो, ये दोनों को लिख के रखो। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन के लिए नंबर ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन के लिए नंबर ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ठीक है, ये पूछेगा तुम्हें। आज देखो सिखाएंगे कैसे गैमेट को निकालते हैं, कितना गैमेट है वो कैसे निकालते हैं, और कितना जाइगोट बनते हैं वो कैसे निकालते हैं। हो गया? लिख लिया? हो गया? चलो अब देखो नंबर ऑफ गैमेट कैलकुलेशन करना सिखाएंगे। नंबर ऑफ गैमेट, देखो तुम्हें ऐसा कुछ देगा, देखो ध्यान से सुनो, ऐसा कुछ देगा, कौन बताओगे इसमें कितना नंबर में गैमेट है? कितना गैमेट है कैसे निकालोगे? अच्छा इतना सोच समझ के ये ऐसे करना है, ये ABC होगा, ABC। चलो इसका एक ट्रिक सिखा देते हैं। एक फॉर्मूला है, बस क्या करना है, 2 to the power n इजिकल टू नंबर ऑफ गैमेट। 2 to the power n इजिकल टू नंबर ऑफ गैमेट। इसमें n क्या है? इसमें n है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट। ठीक है,
n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट। अब यहाँ पे ढूंढो कितना हेटेरोजाइगोट में है, कैपिटल V स्मॉल सी, सॉरी कैपिटल V स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, दोनों हेटेरो है कि नहीं? ये दोनों तो होमो है ना, ये दोनों तो होमो है, दोनों में सेम सेम एलिल है। देखो पुट कर दो कितना है, मेरे ये पूरा जितना दिया है मैंने इसमें से कितना है 2 टू द पावर, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू मेरे हिसाब से कितना है 2 है, तो कितना होगा 4 होगा। ठीक है, और एक बताते तुम लोग बताओ, और एक यहाँ पे क्वेश्चन देते तुम लोग बताओगे, बोलो कैपिटल B कैपिटल A, अरे कैपिटल A, चलो इसका करो कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B कैपिटल C स्मॉल c, हाँ सब गिर जाओ, खुद भी गिर जाओ, कैपिटल E कैपिटल Z स्मॉल z। बताओ मुझे इसमें नंबर ऑफ गैमेट, कितना गैमेट है मुझे बताओ, 2 टू द पावर n, इसमें n इज इक्वल टू कितना है, हेटेरोजाइगोट कहाँ है 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। समझ में आ गया, इजी है। अब अगर तुम्हें जाइगोट बनाना सीख गए तो सॉरी गैमेट बनाना सीख गए तो जाइगोट बनाना क्या ही बात है, इसको नोट करो, यहीं पे कर देते हैं। नंबर ऑफ जाइगोट, नंबर ऑफ जाइगोट कैसे बनाते हैं, जाइगोट 2 पेरेंट के बिना बनेगा नहीं, तो यहाँ पे पहले नंबर ऑफ गैमेट ऑफ पेरेंट 1, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ गैमेट ऑफ पेरेंट 2, पेरेंट 1 का गैमेट का नंबर, पेरेंट 2 का गैमेट का नंबर। अब तुम्हें ऑब्वियसली यहाँ पे देगा, कैसे देगा, बताएगा कि बताओ ये दोनों ऑर्गेनिज्म जिसमें पेरेंट नंबर 1 में ऐसा कुछ है, और पेरेंट 2 जो है उसमें ऐसा कुछ है, तो इसमें नंबर ऑफ गैमेट बना लो पहले, देन मल्टीप्लीकेशन कर देना। इसमें नंबर ऑफ गैमेट 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 1 2 3, 2 टू द पावर 3 कितना आएगा 8, गुड, इनटू इसमें कितना आएगा 1 2 3, इसमें भी सेम हो गया। चलो और एक बना देते, इसमें और एक बना देते, थोड़ा अलग हो जाएगा। 2 टू द पावर कितना आएगा, बोलो क्या लिखेंगे 4, तो टोटल इसमें कितना आएगा 16। अब कितना है बताओ मुझे, मैंने इतना मेरा मैथमेटिकल इतना मुझे टेबल याद नहीं है, 16 8 जा कितना होगा 128, ठीक है 128 टोटल नंबर ऑफ जाइगोट बनेगा इसमें। बस दोनों का गैमेट लेके मल्टीप्लिकेशन कर दो और कुछ नहीं करना है। गैमेट बनाना सीख गए, गैमेट कैसे बनाया जाता है, बस तुम्हें हेटेरोजाइगोट को देखना है, एक जितना भी लंबा दे दे A to Z दे दे, फिर भी तुम उसमें से ढूंढोगे यहाँ पे हेटेरोजाइगोट कहाँ पे है। हेटेरोजाइगोट को क्या करोगे 2 टू द पावर उसमें तुम लिख दोगे, देन 2 टू द पावर जितना होगा वो हो जाएगा उसका नंबर ऑफ गैमेट। अब जाइगोट बनाना है तो 2 पेरेंट चाहिए, दोनों पेरेंट का कुछ ना कुछ यहाँ पे डेटा तुम्हें देगा उससे पहले, तो दो डेटा अगर तुम्हारे पास है, दोनों पेरेंट का अगर गैमेट तुम निकाल सकते हो तो ऑब्वियसली उन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो निकल जाएगा। समझ में आ गया, इजी है। चलो नेक्स्ट जाए हम मेंडल ने ये इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन से एक लॉ बनाया था, लॉ फ्रॉम इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, ठीक है, और उस लॉ का नाम है थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, और इस थर्ड लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो इसमें मेंडल ने क्या कहा था, इसमें मेंडल ने कहा था कि कोई भी एलिल एक जीन में, ऑब्वियसली एक जीन का 2 एलिल, तो एक जीन दो एलिल एक जीन में अगर वो कोई डिफरेंट क्रोमोसोम में है तो वो इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट जो गैमेट बनेगा उसमें इंडिपेंडेंटली जाएगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताया था कि बताया था, इसीलिए इसको माना नहीं जाता है। सुनो क्या बताया था पहले वो बताते हैं। देखो मेंडल ने बताया था कि द एलील्स, पहले इसको समझो, ऑफ ए जीन
एक जीन का एलील अगर ये इफ लोकेटेड इन डिफरेंट क्रोमोसोम, इसमें ध्यान दोगे, डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम अगर अलग क्रोमोसोम में है तो गैमेट बनाने के टाइम वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंटली assorted during the gamete formation, during the gamete formation, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम, गैमेट फॉर्मेशन जब गैमेट बनाएगा, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम एलील ऑफ जीन इंडिपेंडेंटली जाएगा, ठीक है। देखो ये जो थ्योरी है क्या उस क्रोमोसोम के लिए होगा? अगर एक ही क्रोमोसोम में पास पास ये जीन प्रेजेंट होगा, नहीं होगा, तो इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल नहीं मान सकते, नॉट यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्रोमोसोम का बात किया। अगर ये डिफरेंट क्रोमोसोम में है जीन तो वो अलग अलग इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट गैमेट में, गैमेट फॉर्मेशन में जा सकता है, लेकिन जब ये गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन एक ही क्रोमोसोम में है वो जीन, तो अलग नहीं हो पाएगा, वो एक साथ जाएगा, इसीलिए ये यूनिवर्सल नहीं है, बिकॉज इट only occurs if the genes are located in different chromosome होना चाहिए इसके लिए, ठीक है, लिख के रखो, not for the gene who are or which are located in same chromosome, located in same chromosome, जो सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा उसके लिए तुम ये थ्योरी नहीं लगा सकते हो, ठीक है। फिर से बता देंगे, इसको लिखो पहले, फिर से बता देंगे। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन से मेंडल ने एक थ्योरी बनाया था, मतलब लॉ बनाया था, उस लॉ का नाम है थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस लॉ से मेंडल ने बताया कि कोई एलील, जब जीन में एलील होते हैं तो वो एलील जब कोई अलग अलग क्रोमोसोम में है, अलग अलग क्रोमोसोम में अगर होगा तो जाके वो नेक्स्ट जनरेशन में जब गैमेट बनाएगा, गैमेट बनाने के टाइम वो इंडिपेंडेंटली जा सकता है, ठीक है, अलग अलग जा सकता है। लेकिन अगर सेम क्रोमोसोम में ही जीन है तो वो से एक साथ जाएगा, वो अलग नहीं होगा, समझ में आया? अलग, हाँ, इसीलिए ये यूनिवर्सल नहीं है, ये उसके लिए है जिसमें क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम अलग होना चाहिए, सेम क्रोमोसोम के लिए ये बात नहीं चलेगा। इसका एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है लिंकेज, क्योंकि कुछ ऐसा जीन होते हैं जो साथ साथ चलते हैं, ठीक है, बताएंगे उसमें। ठीक है, अब देखो हो गया, लिख लिया ये। अब देखो, अब मेंडल ने यहाँ पे, मेंडल का बात यहीं पे खत्म होते हैं, मेंडल ने इतना बात बोला था। अब देखो इसके बाद एक साइंटिस्ट आएगा जिनका नाम है मॉर्गन, ठीक है, उनका बात है यहाँ पे, उनके क्रोमोसोम के बारे में उनका भी पढ़ना है। पहले हमें पढ़ना है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस बोलो। मेंडल ने उनका जो रिपोर्ट है वो कब पब्लिश किया था? मेंडल का जो रिपोर्ट है, मेंडल पब्लिश्ड हिज रिपोर्ट, कब रिपोर्ट पास किया था? इन 1865 में, लेकिन ये अनरिकॉग्नाइज था, कब तक? बट इट वाज अनरिकॉग्नाइज्ड अप टू कब तक? 1900 तक। तुम्हें पता है इसके बाद जाके 3 साइंटिस्ट आए, वो 3 साइंटिस्ट, इनका जो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था थ्योरी के अंदर जो चीजें, उसको फिर से रिपब्लिश किया, तो यहाँ पे फिर से रिपब्लिश हुआ था इनका जो रिपोर्ट है वो कब? इन 1900 में। ये बात हमने सीखा था, ठीक है, ये बात हमने सीखा था कि मेंडल ने इस टाइम सारे चीजें पब्लिश नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे वो क्वेश्चन आ सकता है, 1-2, ठीक है। रीजन क्यों इतना अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया था ये पूरा उनका जो रिपोर्ट है वो,
क्यों ऐसे रह गया था? एक तो नॉट वेल कम्युनिकेशन, नॉट वेल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था, ठीक है, एक बात तो कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था, नेटवर्क सिस्टम उस टाइम उतना अच्छा नहीं था, प्लस उन्होंने इतना ज़्यादा मैथमेटिकल इक्वेशंस इसमें डाला था, और ये बायोलॉजी में फर्स्ट टाइम, बायोलॉजिकल कोई फिनोमेनॉन में इतना सारा मैथमेटिक्स कोई ले ही नहीं पाया, ठीक है, इसीलिए एक्सेप्टेबल नहीं हुआ था। यूजिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन, क्या हो गया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन बायोलॉजिकल फेनोमेनॉन, ये जो था ना फेनोमेनॉन, ये जो था एकदम न्यू था, ठीक है, इसीलिए बाकी लोगों को क्या नहीं हुआ, was not acceptable, लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। इतना सारा बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स क्यों करेंगे, मैथमेटिक्स को छोड़ने के लिए तो बायोलॉजी लिया था ठीक है, तो हमें मैथमेटिकल इक्वेशन इतना ज़्यादा वो बात नहीं था, तब पढ़ाई थोड़ा अलग था, 18 का बात है, लेकिन इतना ज़्यादा मैथमेटिकल इक्वेशन बायोलॉजी में कैसे आ रहे हैं, सक्सेस के पीछे ये रीजन भी है, लेकिन अनपब्लिश होने का भी ये रीजन है, ठीक है, सक्सेस के पीछे यही रीजन है मेंडल का। मेंडल ने इतना स्टैटिस्टिकल जो इक्वेशंस होते हैं वो बायोलॉजी में इसमें रखा, इसके लिए एक्यूरेसी जो है उनके रिजल्ट में वो आया था, लेकिन यही है जो अनपब्लिश होने का एक कारण है, ठीक है, ये एक रीजन है। प्लस और एक था वो है जो फिजिकल प्रूफ होते हैं, इनका जो रिजल्ट का फिजिकल प्रूफ था वो नहीं था, कैन नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ हीज रिजल्ट, ठीक है और उनका जो फैक्टर है, रिजल्ट मतलब उनका जो फैक्टर है ना, जो फैक्टर के बारे में बताया था जीन, तब तो ये जीन के बारे में उतना लोगों को पता नहीं था कि ये क्रोमोसोम का कोई पार्ट्स है, कुछ पता नहीं था, ये फैक्टर्स का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे मेंडल ने, ये सारे रीजन था उस टाइम। अब तक देखो इन्होंने पब्लिश तो किया था लेकिन उतना ज़्यादा पब्लिश नहीं हुआ था, अंटिल 1900 तक इनका ये जो पूरे रिसर्च है वो अब तक ऐसे दबा हुआ था, ठीक है, ये बात है मेंडल का। आगे जाए, हो गया लिखना, चलो लिखो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो अच्छा, ये जो क्रोमोसोम मूवमेंट होते हैं ना, क्रोमोसोमल एक लाइन में क्वेश्चन आते हैं, क्रोमोसोमल मूवमेंट इनटू गैमेट कब आते हैं, ये जो बात है क्रोमोसोमल मूवमेंट इनटू गैमेट, ये बात बताया था किसने, ये बात और प्रपोज्ड किया था मेंडल ने, ठीक है, मेंडल ने बोला था कि क्रोमोसोमल जो मूवमेंट है वो आते हैं गैमेट, मतलब क्रोमोसोम जो है वो मूव करके गैमेट में आते हैं, ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम के साथ साथ जीन भी पैरेलल है, वो बात मेंडल ने नहीं बताया था, ठीक है। क्रोमोसोम का मूवमेंट, ध्यान से सुनो लैंग्वेज को, क्रोमोसोमल मूवमेंट इनटू गैमेट, बस इतना ही था इनका बात। इन्होंने ये कौन बताया था, ये बताया था मेंडल ने कि क्रोमोसोम जो है जब कोई ऑर्गेनिज्म के बॉडी में है तो उनके बॉडी से नेक्स्ट गैमेट में वो जाएगा, लेकिन जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के साथ साथ क्रोमोसोम के अंदर जो जीन होते हैं मतलब फैक्टर होते हैं, वो फैक्टर भी जाते हैं, सेम इक्वली जाते हैं, जैसे क्रोमोसोम डबल में जाएगा, पेयर में जाएगा, जीन भी पेयर में जाएगा, जब क्रोमोसोम कोई कैरेक्टर को बियर करेगा, जीन भी कैरेक्टर को बियर करेगा, मतलब क्रोमोसोम और जीन दोनों अलग कुछ नहीं है, पैरेलल है, ऐसा बात बोला था बाद में दोनों साइंटिस्ट ने। ये हो गया, तो वो दोनों साइंटिस्ट के बारे में चले, हो गया। देखो, एक का नाम है सटन वाल्टर सटन और एक का नाम है बोवेरी। इन दोनों ने 1902 में एक्सपेरिमेंट करके बताया कि देखो क्रोमोसोम तो है ही, क्रोमोसोमल बिहेवियर तो जाते ही है, क्रोमोसोमल बिहेवियर तो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं बाय द गैमेट, बट ये पैरेलल है, ये कौन बोलेगा, ये जो पैरेलल है, पैरेलल विथ किसके साथ, जीन के साथ, ये कौन बोलेगा, और मेंडेलियन फैक्टर
मेंडेलियन फैक्टर के साथ जो पैरेलल है वो कौन बताएगा? ये दोनों ने बताया था, साटन एंड वोवेरी दोनों ने बताया था, ठीक है, साटन और वोवेरी दोनों ने बताया था, वाल्टर साटन और थियोडोर वोवेरी, ये दोनों ने बताया था कि क्रोमोसोम के साथ साथ, मेंडल ने क्या बोला? क्रोमोसोम मूव करता है गैमेट में। साटन और वोवेरी ने क्या बोला? क्रोमोसोम के साथ साथ जीन भी मूव करते हैं और पैरेलल है। कैसे पैरेलल है, कैसे बताया? देखो, इन्होंने बताया था, देखो क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम पॉजेस क्या? फीचर्स, कोई ऑर्गेनिज्म का फीचर्स को बियर करते हैं। पैरेलली जीन्स मतलब मेंडेलियन फैक्टर्स ऑल्सो कैरी फीचर्स। ऑर्गेनिज्म का फीचर्स को कैरी करने के लिए जीन भी दायी है इसमें। वो बात तो तुम लोगों ने बताया नहीं, हम बता रहे हैं यहाँ पे, साटन और वोवेरी ने। प्लस क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम होते हैं पेयर में, जीन भी होते हैं पेयर में, ठीक है, जीन भी होते हैं पेयर में, क्रोमोसोम भी पेयर में, जीन भी पेयर में। और जीन मतलब तुम बोल सकते हो यहाँ पे मेंडेलियन फैक्टर भी लिख सकते हो, ठीक है, पेयर में चलते हैं। प्लस क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम्स कैन बी replicated and move to गैमेट। रेप्लिकेट भी हो सकता है, गैमेट में मूव भी कर सकता है। और जीन जो है, और मेंडेलियन जो फैक्टर है, मेंडेलियन फैक्टर्स ऑल्सो, मेंडेलियन फैक्टर भी रेप्लिकेशन हो सकता है और वो नेक्स्ट जनरेशन में मतलब गैमेट में भी जा सकता है। और एक बात यहाँ पे है, जो क्रोमोसोम है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट होता है गैमेट में, और जीन जो है वो भी नेक्स्ट जनरेशन जब होगा, गैमेट जब बनेगा तब सेग्रीगेट होके ही जाएगा। क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम will be segregated during गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट बनता है उस टाइम अलग हो जाते हैं। जीन जो है, जीन ऑल्सो will be segregated और बोल सकते हो सेपरेटेड, सेग्रीगेट मतलब सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है। और एक बार बताते हैं, सुनो 1 मिनट में इसको और एक बार बताते हैं। मेंडल ने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन दिया, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन से 2 थ्योरी दिया, एक था फर्स्ट थ्योरी लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो थ्योरी है उसका 2 एक्सेप्शन निकल के आया, एक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक था कोडोमिनेंस। सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं निकल के आया। देन दिया उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ सेकेंड जीन मतलब 2 जीन का एक यहाँ पे ये दिया, क्या बोलते हैं, लॉ दिया जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन्होंने यहाँ पे बताया जीन जो एलिल जो है जीन में, वो अगर अलग अलग क्रोमोसोम में है तब जाके वो इंडिपेंडेंटली जा सकता है, लेकिन ये बात सेम क्रोमोसोम के लिए नहीं चलेगा। अगर सेम क्रोमोसोम है तो सेम क्रोमोसोम का जो जीन होते हैं वो साथ साथ चलेगा, एक साथ चलेगा, उसको हम देखेंगे लिंकेज में ऑलवेज क्या होते हैं, मम्मी के बॉडी में कोई कैरेक्टर, कोई जीन एक ही क्रोमोसोम में है तो गैमेट में ना वो साथ साथ आना चाहेगा, टेंडेंसी होते हैं, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, उसको बोलते हैं लिंकेज। और उसका उल्टा होता है रिकॉम्बिनेशन। कुछ जीन होते हैं नेक्स्ट गैमेट बनाने के टाइम वो साथ साथ आना नहीं चाहते, वो अलग होना चाहते हैं, जैसे कि हम क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेंडल ने बताया था, देखो भाई क्रोमोसोम जो है वो गैमेट में आते हैं, क्रोमोसोमल बिहेवियर गैमेट में आते हैं। साटन और बोवेरी ने बताया, ठीक है तुमने जो बताया वो तो सही है, लेकिन 1902 में थोड़ा सा एडवांस होकर बताया कि क्रोमोसोम का बिहेवियर इज पैरेलल विद द जीन बिहेवियर। क्रोमोसोम जैसे नेक्स्ट गैमेट में जाएगा और उसका जो जो कैरेक्टर शो होगा, जीन भी वैसा ही कुछ करेगा। जैसे कि क्रोमोसोम जो है कोई ऑर्गेनिज्म का फीचर को बियर करेगा अपने अंदर, मतलब क्रोमोसोम देखोगे मतलब तुम उस ऑर्गेनिज्म का पूरा कैरेक्टर देख सकते हो। इसके साथ साथ तुम जीन को देखोगे तो भी बता सकते हो, जीन ऑल्सो पॉजेस द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्रोमोसोम पेयर में रहते हैं, जीन भी पेयर में रहते हैं। क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो सकता है और वो क्या हो सकता है,
मूव टू द गैमेट, गैमेट में मूव कर सकता है। जीन मेंडेलियन फैक्टर ऑल्सो, मतलब मेंडेलियन फैक्टर के साथ भी ऐसा ही होता है, मतलब जीन के साथ। क्रोमोसोम सेग्रीगेट होता है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, जीन भी सेग्रीगेट होता है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। ये तुम्हें आएगा, साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, साटन और बोवेरी। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, हो गया ये लिखना हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ये जो क्या बोलते हैं क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन ने गैमेट बनने के टाइम जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन है, ये क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के साथ मेंडेलियन प्रिंसिपल को किसने जोड़ा था, वो बस हम याद रखेंगे सिर्फ ओनली साटन ने, ठीक है। ओनली साटन ने बताया क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन प्लस मेंडेलियन प्रिंसिपल। बस इस लैंग्वेज से अगर क्वेश्चन आए ना, सीधा लैंग्वेज से तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा कि क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन और मेंडेलियन प्रिंसिपल दोनों को एक साथ बताया था किसने, साटन ने। इसमें बोवेरी का नाम नहीं आएगा, ठीक है, इसमें बोवेरी का नाम नहीं आएगा। क्वेश्चन अगर आते हैं कि क्रोमोसोम, देखो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन होते हैं। क्रोमोसोम और जीन पैरेलल होते ये किसने बताया था, तब तुम दोनों साइंटिस्ट का नाम लेना है। लेकिन अगर ऐसे लैंग्वेज में आ गए कि क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन और मेंडेलियन प्रिंसिपल दोनों को एक साथ मिला के किसने एक्सपेरिमेंट किया था और किसने बताया था, हमें नाम लेना है सिर्फ साटन का, बोवेरी का नहीं, ठीक है, बोवेरी का नहीं। अब चलो, ये जो सेग्रीगेशन होते हैं, एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है, देखो ये ऑलरेडी तुम लोगों को पता है, डायग्राम को देख के कोई चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। जब ये सेग्रीगेशन होता है ना, सेग्रीगेशन होता है मतलब क्रोमोसोम जब चलता है, सेग्रीगेशन कब चलता है, मतलब क्रोमोसोम सेपरेट होके सेल डिवीजन का कौन सा स्टेज में जाते हैं। बोलो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन कौन सा स्टेज में होगा, माइटोसिस में होगा या मियोसिस में होगा। माइटोसिस छोड़ दो, माइटोसिस में होते हैं जो वो हमें पता है, रेप्लिकेशन होते हैं सिर्फ। लेकिन गैमेट जब बनता है तो उसमें सेल डिवीजन कौन सा है, माइटोसिस या मियोसिस। तो क्रोमोसोम जब जाएगा गैमेट बनाने के लिए तो मियोसिस से ही जाएगा ना। क्वेश्चन अगर आए कि सेग्रीगेशन जो है, ये सेग्रीगेशन ऑकर्स इन किस में, कौन सा सेल डिवीजन का कौन सा पार्ट में, एनाफेज में। मियोसिस 1 का एनाफेज स्टेज में, मियोसिस 1 का एनाफेज स्टेज में, ठीक है, एनाफेज स्टेज में। क्योंकि इससे पहले क्या होता है, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, बीच में जो इक्वेटर रीजन है वहां पे मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। जब तक मेटाफेज प्लेट बनाते तब तक तो वो एक ही साथ रहते हैं, याद है। दोनों तरफ से कौन आते हैं, माइक्रोट्यूब्यूलिन प्रोटीन आते हैं। माइक्रोट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो है वो कहाँ से आते हैं, दो साइड में है सेंट्रोजोम है, वहां से आके बीच में से काइनेटोकोर रीजन में काट के दोनों क्रोमोसोम को हाफ हाफ करके दो तरफ में लेके चले जाते हैं। कौन सा स्टेज में लेके जाते हैं, एनाफेज में। इस टाइम हम इसको एनाफेजियल मूवमेंट भी बोलते हैं। जो डायग्राम है उसमें उसको देख के कोई घबराने का कोई जरूरत नहीं है, वो सेम मियोसिस के बारे में बोला है। देखो एक बार पढ़ो, मियोसिस के बारे में ही बोला है कि देखो फर्स्ट स्टेज, पहला तो बहुत ईजी है, देखो G1 में बिल्कुल क्रोमोसोम डबल है। G1 कोई गैमेट जो सेल से बनेगा वो 2n सेल है ना। गैमेट जो सेल से बनेगा वो तो 2n सेल है, तो इसमें क्रोमोसोम जो है वो कैसे है, क्रोमोसोम 23 पेयर में है ना, 23 पेयर में है। अब जब ये G1 स्टेज में जाएगा, सेल जो साइकिल है वो याद है, आई होप तुम्हें। सेल साइकिल को हमने ऐसे डिवीजन कर सकते हैं, G1 S G2, ठीक है। ये हमारा माइटोसिस या मियोसिस, हम यहाँ पे मियोसिस पढ़ेंगे तो ये मियोसिस है। मियोसिस का कई सारे पार्ट्स है, ठीक है। मियोसिस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 का सारे पार्ट होगा 4, इसका भी होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे है, सोचो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, सारे 1, ठीक है। ये है टेलोफेज 1, ठीक है। तो इस रीजन में जाएंगे, लेकिन उससे पहले देखो G1, जब कोई एक सेल मियोसिस में जाएगा तो उस टाइम इस सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर अभी भी क्या है, 2n है। तो इसमें सारे 2n नंबर का ही होगा। अलग कहाँ पे होगा, अलग नहीं, डबल होगा। कहाँ पे होगा, S में जाके डबल होता है, ठीक है। G2 में जाते तब जाके वो डबल ही रहता है, लेकिन इस जगह में आके वो फिर से हाफ होके कहाँ चला जाता है, 2 हाफ में चले जाते हैं। देखो यहाँ पे सेल डिवीजन ज़्यादा याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ ये याद रखो ये लैंग्वेज को उस चैप्टर के साथ, क्योंकि ये सेल डिवीजन में क्या चलता है वो सेल डिवीजन का चैप्टर में सीखते हो। बस ये याद रखो जो सेग्रीगेशन है क्रोमोसोम का वो कहाँ पे चलेगा, मियोसिस 1 का जो एनाफेज स्टेज है, एनाफेज में चलेगा। ऑप्शन में रहेगा एनाफेज है, मेटाफेज है, प्रोफेज है, तो आंसर क्या होगा,
एनाफेज स्टेज में सेग्रीगेशन होगा। क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन अलग हो सकता है एनाफेज स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं। देखो अब देखो ये जो एक्सपेरिमेंट, देखो जेनेटिक्स जो है, फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर क्वेश्चन में पूछे तो आंसर होगा ग्रेगोर जोहान मेंडल। लेकिन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स अगर क्वेश्चन पूछा, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मॉर्गन होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो है वो दिया था मॉर्गन ने, ठीक है। तो लिखो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी, एक्सपेरिमेंटल verification of chromosomal theory। तुम्हें अगर क्वेश्चन में आए ये क्या, किसने किया था? बाय टी, बोलो, हंट मॉर्गन, थियोडोर हंट मॉर्गन फुल फॉर्म है, ठीक है। एंड उसके साथ थे उनका कॉलीग्स जो थे, वो कॉलीग्स थे, ठीक है। टीएच मॉर्गन और उनके साथ कॉलीग्स थे उनका, वो कॉलीग्स, ठीक है। अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, आंसर आंख बंद करके आओ मॉर्गन। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मॉर्गन ने क्या बोलो? हाँ क्या बोले? ओ अच्छा नहीं आंख बंद करके, मतलब वैसा आंख बंद करके नहीं। देखो ये मॉर्गन ने जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था उसमें से क्वेश्चन आते हैं। मॉर्गन एक्सपेरिमेंटेड किसके ऊपर बोलो? ऑन ए बेचारा फ्रूट फ्लाई, मैंगो फ्लाई, बनाना फ्लाई इसको बोलते हैं। देखोगे हॉस्टल इसको भी बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई, मैंगो फ्लाई इसको भी बोलते हैं। छोटा होता है ना, फ्रूट काट के रखो, बनाना या कोई ड्रोसोफिला, तो उसका ही तो नाम है फ्रूट फ्लाई, ठीक है। फ्रूट फ्लाई इसका फुल साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इसका ही कॉमन नेम है फ्रूट फ्लाई। रुको, ये साइंटिफिक नेम है, मुझसे गलती हो गई, ठीक है। चलो, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। अब देखो क्वेश्चन आते हैं, मॉर्गन ने इतना सारे ऑर्गेनिज्म को छोड़ के इसको क्यों चूज किया? मतलब क्यों चुना इनको, मतलब ये ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज किया? सुनो, वेरी सॉरी, रीजन फॉर चूजिंग द फ्रूट फ्लाई, ठीक है। फ्रूट फ्लाई को क्यों यहाँ पे चूज किया था उन्होंने? देखो 2, 3, 4, 5 रीजन है इसको लेने के लिए, ड्रोसोफिला को लेने के लिए। एक तो ड्रोसोफिला को कल्चर करना बहुत इजी है, इजी टू कल्चर, ठीक है। इसको ना आगार जेल के ऊपर रख दोगे तो आगार जेल का जो न्यूट्रिशन है वो खा के ना बहुत जल्दी ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, ठीक है। इजी टू कल्चर, प्लस इसका जो लाइफ स्पैन है ना, इसका लाइफ स्पैन है 2 वीक। और ऐसा नहीं कि ये दो हफ्ते के अंदर कुछ करके नहीं जाएगा। इन ए सिंगल मीटिंग, एक बार मीटिंग कराओगे मेल और फीमेल को तो उसमें ढेर सारे ऑर्गेनिज्म देगा। कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है। बहुत सारा ऑर्गेनिज्म ये दे सकता है। एक हफ्ता वो जिंदा रहेगा, लेकिन एक बार मीटिंग कराओगे तो बहुत सारा ऑर्गेनिज्म वो प्रोडक्शन कर सकता है। प्लस ये बहुत इजीली आइडेंटिफाई किया जाता है, इजीली आइडेंटिफाइड क्या? मेल कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है,
ठीक है। मेल फीमेल को बहुत इजीली आइडेंटिफाई किया जाता है क्योंकि फीमेल के जो बॉडी है उसके पीछे ओविपोजिटर बाहर से बहुत दिखता है अच्छे से, ठीक है। मेल और फीमेल को रिकॉग्नाइजेशन और आइडेंटिफिकेशन बहुत इजीली किया जाता है क्योंकि ये डाइमॉर्फिज्म शो करता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म शो डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजिकली मेल और फीमेल बहुत डिस्टिंक्ट होते हैं, तो आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाते हैं, तो बहुत इजी है इसको कल्चर करना। प्लस और एक है बहुत सारे वेराइटी तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। सो मेनी मॉर्फोलॉजिकल varieties can be identifiable। मतलब बहुत सारे कैरेक्टर को बाहर से देख के ही तुम आइडेंटिफाई कर सकती हो। तो इतना सारा वैरायटी देगा, जैसे कि आई कलर तुम देखोगे, पकड़ के रखो घर में, तो अगर माइक्रोस्कोप अगर है पास में तो उससे देख सकते हो कितना इजीली आई कलर डिफरेंट टाइप का तुम्हें दिखाई देगा। एक साथ है लेकिन उसमें ही वैरायटी ऑफ आई कलर, वैरायटी ऑफ विंग का स्ट्रक्चर, छोटा विंग, लार्ज विंग, लिंकेज का जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो इतना सारा कैरेक्टर के ऊपर ही किया था। बहुत सारे वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दिखता है, तो इसलिए आसान है। प्लस इसको कोई भी, अच्छा बाय यहीं पे लिख के रखो, कोई भी कैरेक्टर तुम्हें देखना है ना ऑब्जर्वेबल, ऐसे मॉर्फोलॉजिकल बहुत सारे वैरायटी भी है, और वो बाय visible by simple microscope में ये बहुत इजीली दिखता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में ये बहुत इजीली दिखता है, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप में ये बहुत इजीली दिखता है। बस यही था रीजन इसके लिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को चूज किया था। मेंडल ने किसको चूज किया था? पी प्लांट को चूज किया था। मॉर्गन ने किसको चूज किया? ड्रोसोफिला को चूज किया, ठीक है। दोनों का ही रीजन है। चलो अब देखो, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाए। हो गया, आगे जाए, हो गया, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट देखो, कंसेप्ट ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। सुनो, छोटे छोटे कुछ बात बोलेंगे। रिकॉम्बिनेशन को आज नहीं बताएंगे, रिकॉम्बिनेशन को तुम्हें अलग तरीके से समझना है, इसीलिए कल क्लास में हम रिकॉम्बिनेशन को समझेंगे, लेकिन आप आज बस ओवरव्यू समझेंगे। मॉर्गन ने देखा था, मॉर्गन फाउंड दैट, दो चीज देखा था इन्होंने, एक दो, क्या देखा था? देखा था क्रोमोसोम में कुछ जीन अगर पास पास होते, टाइटली पैक्ड होते, तो उसमें ना रिकॉम्बिनेशन ज्यादा नहीं होते, और अगर एक क्रोमोसोम में जीन दो दूर दूर होते तो उसमें रिकॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा दिखता है। रिकॉम्बिनेशन इन द सेंस ऑफ डिफरेंस, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन मतलब उसमें चेंज आएगा। अगर एक क्रोमोसोम में जीन पास पास है, जीन्स फाउंड दैट some genes are tightly पैक्ड, मतलब अगर पास पास है, टाइटली पैक्ड है, तो इसमें रिकॉम्बिनेशन विल बी लो, बहुत कम होगा। मिनिमम रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, मिनिमम रिकॉम्बिनेशन। लैंग्वेज को सुनो ध्यान से, अगर पास पास है, जीन्स आर टाइटली पैक्ड, और बोल सकते हो जीन्स आर लोकेटेड very close in a क्रोमोसोम, तो क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन मिनिमम होगा। लेकिन यही क्रोमोसोम में जीन को थोड़ा दूर दूर भेज दो, थोड़ा दूर में भेज दो, तो क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। अदर जीन्स आर, अगर लूजली अगर पैक्ड है, तो यहाँ पे मैक्सिमम और हाई बोल सकते हो, मैक्सिमम और हाई रिकॉम्बिनेशन देख सकते हो, हाई रिकॉम्बिनेशन देख सकते हो। एक क्रोमोसोम के अगर पास पास है जीन तो टाइटली है, क्लोज होगा तो मिनिमम रिकॉम्बिनेशन, और लो रिकॉम्बिनेशन एक ही बात है। और लूजली अगर पैक्ड है मतलब जीन अगर दूर दूर है, ठीक है।
ब्रैकेट में लिख के रखो फार अवे, मतलब दूर दूर है, ठीक है। जीन अगर दूर दूर है तो उसमें तुम्हें हाई रिकॉम्बिनेशन और मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन दिखाई देगा। जितना दूर होगा उतना रिकॉम्बिनेशन दिखाई देगा, जितना पास होगा उतना रिकॉम्बिनेशन कम दिखाई देगा। आगे जाए, लिख लो इसको, हो गया। अब देखो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, हो गया, नहीं हुआ, लिखो, रो क्यों रही हो हो गया, हो गया। नेक्स्ट देखो, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, सुनो, दोनों ही एक टेंडेंसी है जीन का, ठीक है, दोनों ही जीन का टेंडेंसी है। अगर जीन एक साथ रहने का उसका टेंडेंसी होता है गैमेट बनाने के टाइम तो वो हो जाएगा लिंकेज, और अगर जीन के अंदर एक साथ रहने का टेंडेंसी नहीं होता है तो वो हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। लैंग्वेज को लिखो, इट इज द टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी of gene to remain together during gamete formation। अगर ये साथ साथ रहने की कोशिश करते हैं और टेंडेंसी रहता है गैमेट बनाने के टाइम तो उसको बोलोगे लिंकेज, कॉल्ड लिंकेज। इसके बारे में हम कल एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लिंकेज का। किसने फोन लिया है, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन का इसका उल्टा है, लिख के रखो, ये ऑपोजिट टू द रिकॉम्बिनेशन, ऑपोजिट टू द रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन है क्या चीज, इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए जीन, ये एक जीन का टेंडेंसी है टू रिमेन डिफरेंट, ठीक है। और बोल सकते हो, हाँ लिखो, टू रिमेन डिफरेंट लिख सकते हो। इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए जीन टू रिमेन डिफरेंट इन, अच्छा, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अरे ये वही रिकॉम्बिनेशन है जो सेल का चैप्टर, सेल डिवीजन का चैप्टर में पढ़ते हो। सेल डिवीजन में मियोसिस जब चलता है गैमेट बनाने के टाइम, मियोसिस स्टेज में, कौन सा स्टेज में बोलो, मियोसिस 1 का, प्रोफेज 1 का, पैकाइटिन जो स्टेज है उसमें जो रिकॉम्बिनेशन चलता है वही रिकॉम्बिनेशन है। और इस रिकॉम्बिनेशन के वजह से मम्मी और पापा से हम थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, थोड़ा फास्ट वेरिएशन आते हैं इस रिकॉम्बिनेशन के वजह से। इकोलॉजी में पढ़ोगे, देखोगे, वहां पे तुम पढ़ोगे क्या बोलते हैं, म्यूटेशंस नहीं, वेरिएशन ऑफ द डाइवर्सिटी। इतना सारा डाइवर्सिटी आने का एक कॉज होते हैं ये रिकॉम्बिनेशंस, बाकी का बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे हैं, वहां पे पढ़ोगे म्यूटेशन से और भी कुछ है। बोलो, बताओ मुझे इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो, लिंकेज अगर होता है तो गैमेट में पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आएगा या नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आएगा, पेरेंटल या नॉन पेरेंटल, लिंकेज में पेरेंट का आएगा। देखो इसमें क्या होगा, लिंकेज में क्या होगा, इन गैमेट जब गैमेट होगा पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन हाई देन नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब पेरेंट के बॉडी में जो कैरेक्टर्स है, लिंकेज अगर हो रहा है तो नेक्स्ट जनरेशन में वही तो आएगा ना, लिंक हो रहा है, मतलब लिंक से याद रखो, लिंक हो रहा है, टेंडेंसी है सेम रहने का। मम्मी के बॉडी में जो जीन है वही बच्चे के अंदर जाने का टेंडेंसी है, वो है लिंकेज। तो मम्मी और पापा कोई भी है, गैमेट किसी का भी बन रहा है, उसके बॉडी में से जब गैमेट बनेगा उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा। लेकिन रिकॉम्बिनेशन हो गया तो, रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर हो गया तो क्या होगा, इसका उल्टा होगा। तो ये फास्ट तो ये लिखना चाहिए ऑपोजिट टू लिंकेज, लिंकेज का उल्टा है। दूसरा, अगर लिंकेज हो रहा है तो इसमें
नॉन पेरेंटल जो कॉम्बिनेशन है, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज मोर देन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। क्योंकि कॉम्बिनेशन जब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो चेंज हो रहा है ना, तो चेंज हो रहा है मतलब नॉन पेरेंटल है। नॉन पेरेंटल का मतलब ही होता है चेंज हो रहा है, और पेरेंटल मतलब जो पेरेंट के साथ ही है, सिमिलर है। बोलो ये दोनों बात समझ में आया? लेकिन बात लिंकेज का भी खत्म नहीं हुआ है। एनसीईआरटी पढ़ते आज ही पढ़ने जाओगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। लिंकेज का बस डेफिनेशन बताया मैंने, ओवरऑल जो इसका कंसेप्ट है वो बताया। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट है, आज शुरू करेंगे तो एटलीस्ट आधा घंटा लगेगा, तो आज इसको शुरू नहीं करेंगे लेकिन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नहीं टाइम हुआ, चलो प्लियोट्रॉपी को पढ़ लेते हैं। प्लियोट्रॉपी को पढ़ लेते हैं, जितना जल्दी होगा उतना तुम लोगों के लिए अच्छा है, रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा। प्लियोट्रॉपी मछली हुआ है ना आज, हाँ सब्जी बात ठीक है चलो। प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या है? प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दोनों एक दूसरे का उल्टा है। प्लियोट्रॉपिक मतलब है एक जीन अगर बहुत सारे कैरेक्टर को शो करते हैं तो उसका नाम है प्लियोट्रॉपी, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब है एक कैरेक्टर अगर बहुत सारे जीन से कंट्रोल होता है तो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ए सिंगल जीन कंट्रोल सो मेनी ट्रेट्स। अगर हमें ट्रेट ही पता है तो हम इतना बड़ा लैंग्वेज क्यों लिखे, कैरेक्टर ट्रेट लिखो, ठीक है। ट्रेट सीखे, ट्रेट मतलब इनहेरिटेड कोई भी कैरेक्टर। ट्रेट अगर कोई एक सिंगल जीन कंट्रोल करता है सो मेनी ट्रेट को, दैट फेनोमेनॉन इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे हम प्लियोट्रॉपी। ठीक है। अब देखो यहां से तुम्हें एग्जाम, अच्छा यहाँ पे लिखो ऑपोजिट टू, ये किसका ऑपोजिट है? ऑपोजिट टू पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ट्रॉपी नहीं बना है, ठीक है। देखो ऑपोजिट टू पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में उल्टा देखेंगे। इसका एग्जांपल देखो, तुम्हें एग्जांपल से क्वेश्चन आएगा, तुम्हें यहाँ पे एग्जांपल से क्वेश्चन आएगा। देखो एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को शो करता है, जैसे कि एक एग्जांपल है, देखो बी जीन, ठीक है। बी जीन नाम दिया गया था, बी जीन पी प्लांट के लिए। बी जीन एक नंबर में, बी जीन ऑफ पी प्लांट। बी जीन किसको किसको कंट्रोल करता है? ये बनाते हैं स्टार्च ग्रेन को और बनाते हैं सीड का शेप को। तो एक दो कैरेक्टर हैं, एक है पी प्लांट में स्टार्च ग्रेन, ठीक है, और एक है पी प्लांट में सीड का जो शेप है, सीड का शेप, ओके। स्टार्च ग्रेन जो है इसको मेंशन किया जाता है बीबी से, ठीक है। कैपिटल बी और स्मॉल बी। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस करोगे तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, ऐसा आएगा, है कि नहीं? ऐसा आएगा। अगर सेकंड जनरेशन कर लेंगे, F2 कर लेंगे तो ऐसा आएगा ना। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो इसमें कौन सा है? ओह सॉरी, बीबी, ठीक है। अब देखो ये स्टार्च ग्रेन ना, यहाँ पे मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसको तोड़ के रखा है, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है, ठीक है, डोमिनेंस को शो करता है। तो बताओ ये जो है इसमें बहुत सारा लार्ज अमाउंट में स्टार्च होगा, लार्ज अमाउंट में ये स्टार्च होगा, लार्ज अमाउंट स्टार्च ग्रेन, ठीक है। बीच का क्या होना चाहिए? और ये स्मॉल अमाउंट, ये होगा स्मॉल अमाउंट में स्टार्च भरा हुआ ग्रेन है। बीच में इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होना चाहिए? बोलो जल्दी। अलग तरीका मतलब इंटरमीडिएट। क्या आएगा? इंटरमीडिएट आएगा, ठीक है, इंटरमीडिएट आएगा, ठीक है। ये कैरेक्टर को शो करते हैं बी जीन प्लस बी जीन। इसका जो शेप है, सीड का जो शेप है, सीड का शेप को भी मेंटेन करता है। सीड का शेप को हम किससे जानते हैं? दो ही होते हैं,
सीड का शेप, एक है राउंड और एक है रिंकल। तो राउंड है, सोच लो राउंड है, अगर हम इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते तो क्या आता, इसके बिना कोई आता मोनोहाइब्रिड क्रॉस में? तो ये कैसा होगा, राउंड होगा, ठीक है ना। ये कैसा होगा, ये कोई ये कोई इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो नहीं करते, ये बिल्कुल मेंडल का मानते हैं बात। ये क्या होगा, ये भी राउंड होगा, ये क्या होगा, रिंकल होगा। ये दोनों कैरेक्टर आर मेंटेन्ड बाय ए सिंगल जीन कॉल बीजी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। पीकेयू सुना है, पीकेयू फिनाइल कीटोन्यूरिया, पीकेयू फिनाइल कीटोन्यूरिया। चलो नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट पेज में करते हैं, यहाँ पे नहीं भरेगा, जाए नेक्स्ट पेज में। हो गया, लिख लिया, पीकेयू के बाद नेक्स्ट पेज में करते हैं, जाए। सुनो, सेकेंड जो एग्जाम्पल है ऐसे प्लियोट्रोपिका, दैट इज पीकेयू फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। ये एक डिजीज है, कैसा डिजीज है, जेनेटिक है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, बॉडी में जो फिनाइल एलानिन प्रोडक्शन होते हैं ना, फिनाइल एलानिन एक एमिनो एसिड है, सबको पता है ना, फिनाइल एलानिन एक एमिनो एसिड है। ये एमिनो एसिड ना टायरोसिन में बदल जाते हैं, टायरोसिन में बदल जाते हैं, किससे बदलते हैं, टायरोसिन में बदल जाते हैं बाय और एक एंजाइम के हेल्प से बदलते हैं। कौन सा एंजाइम, फिनाइल, बोलो, हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, नॉर्मल टाइम में। अब बोलो, जो जीन फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बनाने के लिए है, ऑब्वियसली कोई एंजाइम है, ये एंजाइम ऑब्वियसली किसके थ्रू बनेगा, ये कोई जीन तो यहाँ पे मेंटेन करेगा उसको बनाने के लिए। तो यहाँ पे बनाने के लिए अगर म्यूटेट हो गया, तो अगर इफ म्यूटेशन occurs, if mutation occurs in the gene, वो जीन which make these enzyme, अगर ये एंजाइम में बहुत ज़्यादा एंजाइम को बनाने के लिए जो जीन चाहिए था, वो जीन अगर म्यूटेटेड हो गया, कलर दिख रहा है ना, ओके देखो, अगर म्यूटेटेड हो गया तो बॉडी में किसका एक्युमुलेशन हो जाएगा, हाँ, यस, एक्युमुलेशन ऑफ फिनाइल एलानिन, एक्युमुलेशन ऑफ फिनाइल एलानिन ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसके लिए जो डिजीज होगा, मेंटल प्रॉब्लम हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन आना शुरू हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन। और क्या होगा, स्किन का कलर चेंज होता जाएगा, प्लस हेयर का रिडक्शन होना शुरू हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ हेयर, प्लस बॉडी स्किन पिगमेंटेशन। देखो मैंने तुम्हें पिगमेंटेशन यहाँ पे डिजीज भी बता दिया, डिजीज क्या है, प्लस उसके साथ बता दिया कितना कैरेक्टर्स इसमें देखो मेंटेन हो रहा है। एक चीज की वजह से कितना सारा बॉडी में कैरेक्टर्स का लॉस हो सकता है, ठीक है। तो एक जीन, ये जो जीन है कहाँ गया, ये जीन जो फिनाइल एलानिन नाम का एंजाइम को, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम को बना रहा था, उसका खराबी के वजह से इतना सारा कुछ बॉडी में चेंजेस आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक जीन इतना सारा कैरेक्टर के लिए दायी है कि नहीं, ठीक है। डिजीज को भी बता दिया, अगर डिजीज से क्वेश्चन आया कि होता क्या है, बॉडी मेंटल रिटार्डेशन होता है। मेंटल रिटार्डेशन मतलब मेंटल ब्रेकडाउन, मेंटली आईक्यू बढ़ता नहीं है, आईक्यू कमता जाता है, ठीक है, ठीक है। देखो और एक बार इसको बता देते, सुनो, पीकेयू एक डिजीज है विच इज वन टाइप ऑफ जेनेटिक डिजीज है। बॉडी में नॉर्मली जो एमिनो एसिड फिनाइल एलानिन होते हैं, ये टायरोसिन में बदल जाते हैं नॉर्मली बाय एक एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम को बनाने के लिए ऑब्वियसली तुम्हें पता है, थोड़ा थोड़ा इसके जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, बॉडी में कोई भी कैरेक्टर हमारा जीन अकेले नहीं करता है, कुछ जीन है
जीन कुछ प्रोटीन को बनाएगा बाय द ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली डीएनए का पार्ट से ट्रांसक्रिप्शन से प्रोटीन बनेगा, वही प्रोटीन जाके बॉडी का कैरेक्टर बनाएगा। तो उनमें से सोचो ये एंजाइम ऐसा कुछ है जो बॉडी में क्या करेगा, इस एंजाइम को बनाते हैं, इस मतलब ये जीन इस एंजाइम को बनाते हैं और इस एंजाइम की वजह से फिनाइल एलानिन टाइरोसिन में बदल जाते हैं, बॉडी में एक्यूमुलेशन नहीं होते हैं। बॉडी में अगर ये जीन में कोई खराबी हो गया एंजाइम नहीं बनेगा, अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये एक्यूमुलेशन ऑफ क्या हो जाएगा, फिनाइल एलानिन हो जाएगा और इसके ये ज़्यादा होने की वजह से इतना सारा कुछ प्रॉब्लम में बॉडी में होता जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन होता जाएगा, रिडक्शन ऑफ हेयर होता जाएगा, बॉडी पिगमेंटेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आ गया, PKU भी समझा दिया। और एक एग्जांपल है देखो HBS, देखो इसको बस लिख के रखो HBS, सिकल सेल एनीमिया में बताएंगे थोड़ा, एग्जांपल में लिख के रखो। देखो ये मेंटेन नहीं करना है, ये मेक क्या बनाते हैं, आरबीसी को मेक आरबीसी सिकल शेप। अगर आरबीसी को सिकल शेप बना देते तो डिजीज का नाम क्या हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। प्लस मेक, सिर्फ इतना ही नहीं, ऑल्सो मेक अदर एनीमिया। ठीक है, सिर्फ यही नहीं करते हैं, अदर एनीमिया भी ये बना सकता है HBS। सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जो डिसऑर्डर्स होते हैं उस डिसऑर्डर में बात करेंगे। यहाँ पे बस प्लियोट्रोपी का एग्जांपल 3 देखा हमने, है ना, 3 एग्जांपल देखा। बताओ फर्स्ट एग्जांपल क्या देखा, बी जीन पी के अंदर, ठीक है, पी के अंदर 2, एक स्टार्च के ग्रेन के लिए और एक है स्टार्च ग्रेन के लिए और एक है शेप के लिए। दूसरा PKU में देखा और हमने देखा HBS। ठीक है।